नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 8वीं क्लास का जो इतिहास है वो शुरू किया हुआ है और इसके अंतर्गत हमारा जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा जो अध्याय है वो चल रहा है कंपनी व्यापारी से साम्राज्य तक स्थापित होती कंपनी की सत्ता। ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसके अंतर्गत हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से कंपनी ने धीरे धीरे व्यापारी से ऊपर उठकर भारतीय भूभागों को अपने कब्जे में करना शुरू किया। तो इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हुए कंपनी का संघर्ष की चर्चा करेंगे मराठों के साथ। यानी मराठों से कंपनी की जो लड़ाई है वो किस प्रकार से हुई। मराठे जो उस समय भारत के अंदर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में जाने जाते थे, तो अंग्रेज़ों ने इनको किस प्रकार से नतमस्तक किया, आज उसी के बारे में हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले गतिविधि को ही हम देख लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखी। यानी हमें अपने एक तरह से इसके माध्यम दो अखबारों को पढ़ करके अपना एक प्रकार से जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। तो चलिए मराठों से लड़ाई के बारे में आज हमारा डिस्कशन। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू में और उसको ख़त्म करने के बारे में सोचने लग गई थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था वो दूर दूर तक चूर चूर हो गया था। दूर दूर तक उसको ये कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो कंपनी जो दिल्ली से मराठों का शासन भी चल पाएगा। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। यानी जो 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई अंग्रेज़ों और मराठों के बीच, तो इसमें मराठों की जो शक्ति को छिन भिन करने के लिए मराठों को कई छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया। इन राज्यों की बागडोर प्रमुख रूप से सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा जो कि सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था, उसके अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी के तहत, यानी कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है राज्यमंडल, राज्य के अधीन चलने वाले जो ताकतें होती हैं उसके अनुसार ये सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था वे, और पुणे में रहता था। ये पेशवा जो है ये कहाँ रहता था? पुणे के अंदर रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ये उस समय के दो प्रसिद्ध योद्धा और राजनीतिज्ञ हुआ करते थे मराठों की तरफ से। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, नतमस्तक किया, लोहू के चने चबा दिए मराठों को। पहला युद्ध जो आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में जाना जाता है, इसी को कर्नाटक के युद्धों के बारे में भी जाना जाता है। यह युद्ध 1782 में हुई सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया आपका कि सालबाई की संधि कब हुई। तो सालबाई की संधि जो है वो आपकी 1782 के अंदर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, सालबाई की संधि कब हुई। तो इसके साथ पहला आंग्ल मराठा युद्ध है वो ख़त्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, अनिर्णायक मैच साबित हो गया, अनिर्णायक जो युद्ध रहा। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक लड़ा गया। कई मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा गया। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि उस समय जब मराठा लोग भारत के अंदर शासन कर रहे थे, तो हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों पर इनका कब्जा था। और उस समय अंग्रेज जो मराठा सरदार जो होलकर सिंधिया जी थे, इन्होंने हरियाणा को सूर्यंजन गांव की संधि के तहत, सूर्यंजन गांव की संधि हुई 1803 के अंदर, और हरियाणा को अंग्रेज़ों को बेच दिया। यानी हरियाणा को भी अंग्रेज़ों को बेच दिया गया था 1803 के अंदर सूर्यंजन गांव की संधि के तहत।
और 1809-10 तक आते आते अंग्रेजों का हरियाणा पर पूरी तरह से कब्जा हो गया था। ये 1803 1805 का जब यहाँ पर डिस्कशन आया तो ये मेरे माइंड में आया, यहाँ पर इस पॉइंट को भी क्लियर कर देना चाहिए। तो 1803 के जो सूरजंजन के गांव की संधि हुई थी उसके तहत हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था और 1809-10 के तहत अंग्रेजों ने पूरी तरह से हरियाणा पर अपना कब्जा जो वो किया था। इसका नतीजा देखिए, ये 1803 का जो युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ आंग्ल मराठा युद्ध, इसका नतीजा क्या हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित, उड़ीसा और यमुना के आसपास का जो एरिया था, क्षेत्र थे, जिसके अंदर आगरा और आज वर्तमान में जो दिल्ली है, इसके सहित बड़े बड़े भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। अंततः 1817-19 के दौरान आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध हुआ और ये सबसे निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध ने मराठों की कमर तोड़कर रख दी। मराठे पूरी तरह से कुचल दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। पेशवा को भी हटा दिया गया, यानी जो प्रधानमंत्री का पद था वो भी खत्म कर दिया गया और पेशवा को वहाँ से हटाकर, पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्ठूर नामक स्थान पर एक पेंशन भोगी, एक कर्मचारी के तौर पर वहाँ पर भेज दिया गया। यानी जो किसी क्षेत्र का भूभाग का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उस वो प्रधानमंत्री अब दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति बन गया। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि ठीक भारत के मध्य क्षेत्र से गुजरती, जो मध्य प्रदेश है वहाँ से गुजरती है, इसके दक्षिण में स्थित सभी भूभागों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। अब यहाँ पर मध्य भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन सिर चढ़कर बोलने लग गया था। अब यहाँ से अंग्रेज सोचने लग गए, अपनी सर्वोच्चता का दावा, अपने जो सुपरमेंसी है उसका दावा अब अंग्रेज करने की सोचने लगे। यहीं पर एक घटना और घटती है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल करके आते हैं। उपरोक्त विवरण से आप ये स्पष्ट हो गया होगा कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल पड़ी थी। इन्होंने ये आक्रामक नीति इतनी तीव्रता से अपनाई कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 में गवर्नर जनरल बनकर के आया था, जो 23 तक रहा, उसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति निजात की गई अंग्रेजों के द्वारा। कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। भारतीय राज्यों को भी सब्जुगेट कर लिया गया अपने दिन। भारतीय राजा जो अपना भूभाग होते हुए भी भारतीय लोग उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते थे, उनसे भी ऊपर अंग्रेज हो गए थे। अंग्रेजों ने अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार तक अपने पास मानते थे। किस स्टेट को अपने अधीन करना है, किसको नहीं करना, किस राजा को सहायक संधि के लिए मजबूर, कैसे सारे अधिकार अंग्रेजों को ने अपने अधीन कर लिए थे। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। यानी ये सोच जैसे जैसे समय बीतता गया, ये सोच और प्रबल होती चली गई अंग्रेजों के अंदर। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक चलने वाली प्रक्रिया नहीं थी। इसका विरोध भी कई स्थानों पर हुआ। एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि आजकल कर्नाटक के अंदर स्थित एक छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहा, तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा, वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, उसने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। आंदोलन के दौरान 1824 ईस्वी में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में डाल दिया गया, जहां रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। जेल में उसकी मृत्यु हो गई। 1829 ईस्वी में रानी चेन्नम्मा की जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद उसका एक जो भक्त था, स्वामी था कित्तूर का, जो संगोली के करीब एक गरीब परिवार में एक चौकीदार था, रायन्ना, उसने इस प्रतिरोध को जारी रखा। इस प्रतिरोध को जारी रखते हुए रायन्ना को भी 1829 के अंदर अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया। इससे पहले रायन्ना ने ब्रिटिश शिविरों और ब्रिटिश दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। दस्तावेजों को नष्ट करने में उसने अपनी कोई
कमी नहीं छोड़ी थी। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी आप इस किताब में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये उदाहरण आपको अनगिनत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि रूस उस समय अपने परचम पर लहरा रहा था। कंपनी को ये भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले लो। इसी डर के चलते अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा, और इसी के तहत उन्होंने 1838 से लेकर के 1842 तक लगातार अफगानिस्तान पर युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के साथ, और वहां अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया। अफगानिस्तान में कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने सिंध की तरफ अपना रुख किया, और सिंध को भी 1843 में अपने अधीन कर लिया। सिंध को अपने अधीन करने के बाद अब अंग्रेजों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी पंजाब राज्य, क्योंकि पंजाब में उस समय महाराजा रणजीत सिंह का शासन चलता था, और महाराजा रणजीत सिंह जो कि मिसलों के सरदार कहलाते थे, उनसे लड़ाई मोल लेना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जैसे ही 1839 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, कंपनी ने मौका देख करके पंजाब पर लगातार 2 लड़ाइयां लड़ी, 2 संघर्ष किए पंजाब के साथ, और आखिरकार 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। पंजाब को अधिग्रहण करने से अंग्रेजों की बढ़ती हुई भूख यहाँ पर भी शांत नहीं हुई। अंग्रेजों का बढ़ता हुआ लोभ, लालच यहाँ पर भी जो है शांत नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने अपने शीर्षाभिमु की जो भूख थी इसका प्रदर्शन करते हुए आगे विलय की नीति को अडॉप्ट किया, जिसका प्रचारक और जो बनाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। अधिग्रहण की आखिरी लहर का जो सिस्टम शुरू हुआ 1848 से 1856, जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बन करके आए। उसके शासनकाल में एक के बाद एक लगातार कंपनी ने बहुत से साम्राज्यों को अपने अधीन करते चले गए। लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसे विलय का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी भारतीय राजा की मृत्यु बिना कोई पुरुष वारिस के हो जाती है, बिना किसी पुरुष वारिस के भारतीय राजा की मृत्यु हो गई, तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाएगा। इसको हड़प की नीति के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों की हड़प नीति के नाम से जानी गई इतिहास के अंदर, यानी कंपनी वो भूभाग कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर कंपनी ने एक के बाद एक कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसका सबसे पहले शिकार बना सतारा, जो कि 1848 में, 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 53 में नागपुर और 54 में झांसी को अंग्रेजों ने अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ से अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, और आखिरकार 1856 में कंपनी ने एक दूसरा ही चाल चलते हुए अवध को भी अपने गिरफ्त का शिकार बना लिया, अवध को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन को आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अवध के जो आम जनता थी उसका गुस्सा जायज़ था।
क्योंकि अवध का नवाब जनता के अंदर इतना लोकप्रिय था जितना कि आज मोदी भी नहीं है। अवध के नवाब को इस तरह से गद्दी से बेइज्जत होता देखकर अंग्रेजों जो के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा और जो 1857 की क्रांति के परिणति के रूप में सामने आया। यहाँ पर ये कुछ राज्य दिए हुए हैं जो अंग्रेजों के अधीन, 3 चित्र दिए हुए हैं, 3 ऐसे मैप दिए हुए हैं। यहाँ पर यदि आप 1797 का मैप देखेंगे तो अंग्रेजों के पास बनारस, कलकत्ता और कुछ हिस्सा उड़ीसा का है, कुछ हिस्सा मैसूर के पास मद्रास, जहाँ पर इनका सेंट जॉर्ज फोर्ट जो था। उसके बाद यदि आप बी को देखें मैप को तो इसमें इनका भूभाग और बड़ा है, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, कुछ मध्य भाग में मुंबई के पास, गोवा के पास। और यदि आप सी को देखें 1857 तक देखें तो लगभग संपूर्ण भारत के अंदर कुछ कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इनका शासन जो है वो सिर चढ़ करके बोल रहा था। इतने विशाल क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कायम किया था। तो ये आज हमने अंग्रेजों के किस प्रकार से जो चालें रही, अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय भूभागों पर कब्जा किया, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। नए शासन की स्थापना और किस प्रकार से बंगाल, मद्रास और बम्बई हर एक प्रांतों के अंदर अंग्रेजों ने नए शासन व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत किस प्रकार से जो फौजदारी और अदालती या दीवानी या अदालतों का किस प्रकार से जो जिला कलेक्टर और इस प्रकार के जो इन्होंने अन्य जो एक तरह से देखा जाए जो जनता को परेशान करने के लिए जो तरीके थे, नई पोस्ट जनरेट की, नए अधिकारी नियुक्त किए, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।